यस, लिखो रक्त पित्त के भेद। कितने लिखो बाबू? 3। अष्टोदरी में पढ़े थे। ऊर्ध्व, अधो, उभय। अगला लिखो रक्त पित्त की गति या मार्ग। बोलो कितने? अरे बोलो। 2। कौन कौन से? कौन कौन से? ऊर्ध्व व अधो। ब्लड या तो नीचे जाएगा या ऊपर आएगा। और ये 3 कौन से थे? ऊर्ध्व, अधो, उभय। ठीक है। अब इन तीनों भेदों के बारे में, हालांकि निदान में पढ़ा आपने, अगर तुम्हें ठीक से याद हो तो। इन तीनों भेदों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इनके निदान कैसे होंगे तीनों के? जैसे ऊर्ध्व वाला है, पहले दोष कर लेते। ऊर्ध्व रक्त पित्त है तो पित्त तो तीनों में हो गया। ऊर्ध्व कौन है? कफ। अधो कौन है? वायु। और इसमें दोनों ही होंगे, कफ प्लस वात। ठीक। अब इनके निदानों पे आते हैं। निदानों अगर ध्यान से सोचो तो देखो, पित्त है तो उष्णता तो सब में ही होगी। उष्ण, उष्ण और उष्ण। कफ किससे बढ़ेगा? स्निग्ध या रुक्ष? स्निग्ध से। वात किससे बढ़ेगी? रुक्ष। उष्ण प्लस स्निग्ध प्लस रुक्ष, ये उभय वाले का। तो ये तो हो गया भेद, ये हो गया दोष। ठीक है। और ये हो गए निदान। अब और आगे पढ़ लेते हैं इसी में। बेसिक थीम समझ आ रही ना? अब मैं इसकी चिकित्सा लिख रहा हूं ग्रीन कलर से। इसके अंदर ऊपर से निकल रहे हैं तो नीचे से निकालेंगे तो विरेचन। ऐसे मत करिए। अरे मेरे भाई, ऐसे काहे कर। तो ऊर्ध्व वाले में विरेचन, अधो वाले में वैसे ही नीचे वाले मार्ग से निकल रहा है तो उल्टा करवाएंगे वमन। और इसकी तो कोई चिकित्सा ही नहीं है, न वमन न विरेचन। अब अगर ये बात चल गई है तो फिर साध्यता असाध्यता पे आ जाओ। ऊर्ध्व वाला साध्य, अधो वाला, जल्दी बोलो, ये वाला असाध्य। ऊर्ध्व वाला साध्य, अधो वाला क्या लिखूं? इतना गैप, हाँ लिख भी दिया किसी ने। अधो वाला यप। और निदान स्थान मैंने आपको समझाया था, कल किसी बच्चे ने मेरे को पूछा भी है तो मैं उसको यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा क्यों। देखो, एक टेबल बना रहा हूं इन्हीं की, वापस शायद तुम्हें समझ में आ जाए। देखो, ऊर्ध्व अगर रक्त पित्त है तो उसमें अपन कराएंगे विरेचन। और दोष क्या है इसमें? पित्त प्लस कफ। अब ऐसे द्रव्यों से विरेचन करवाना है जो पित्त और कफ दोनों के नाशक हो। अब देखो, पित्त नाशक द्रव्य कौन कौन से रस के हो सकते? अरे भाई, कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, पित्त, और पित्तनाशक तो तमक, चल जा रे, तिक्त, मधुर और कषाय। और कफनाशक कौन से होंगे? कफनाशक कटु, तिक्त और कषाय। तो तमक के अंदर क्या है? एक तो कषाय है और ये तिक्त है। अब यहां जो रस कॉमन नहीं है, जो कट जाएगा,
वो देखो, एक तो मधुर कट गया और एक कटु कट गया, तो दो रस कॉमन हुए यहां पे। तिक्त प्लस कषाय, ये दो ऐसे रस हैं, ये पित्त व कफ दोनों के नाशक, इन 6 में से। अब तिक्त और कषाय रस वाले द्रव्य खूब है विरेचन औषधि के लिए। तो विरेचन औषधियों के लिए, ऊर्ध्व विरेचन में विरेचन औषधियों के लिए द्रव्यों की उपलब्धता खूब है, बाहुल्य है उनका, इसलिए ये साध्य है। और आप जानते हैं कि वमन विरेचन के द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण वैवाही विकासी ऐसे होते हैं, तो तिक्त और कषाय द्रव्य जो है ऐसे हो सकते हैं। दूसरा आते हैं अधो वाले, इसमें कराना है वमन। दोष है पित्त प्लस वात। इसका मतलब पित्त में तो वही तमक वाले रस, पित्त में तो वही तमक वाले ना, तो मैं यहां लिख देता हूं तिक्त मधुर कषाय, ठीक। और इधर वात में क्या लिखूं, वात नाशक में मधुर अम्ल और लवण। अब कॉमन ढूंढो दोनों में, कॉमन एक ही मिलेगा तुमको, बाकी दोनों कट जाएंगे। देखो तिक्त कट गया, कषाय कट गया, कॉमन एक ही है और वो है मधुर। अब तुम सोचो, मधुर रस वाला द्रव्य चाहिए कोई जो वमन करवा दे, तो बहुत थोड़े द्रव्य होंगे, बहुत कम। इसलिए अधो वाला या, और उभय वाले में तो अपने आप ही ऊर्ध्व और अधो मार्ग से निकल रहे हैं, तो ना वमन काम करेगा ना विरेचन, इसलिए वो क्या है, असाध्य। अब देखो बात को सुनो, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और ये लाइन किसको नहीं पता होगी, महागदम महावेगम। वेग किसके हो सकते हैं, वेग का मतलब जो चीज बह रही हो उसी के, और बहता कौन है, रक्त। कौन से रोग में, रक्तपित्त। फेमस लाइन है, महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी। हलीमक वाली, महाहिक्का वाली वो जो लाइन है, अतः तो वो आगे लिखवाएंगे। पहले कभी मैंने यहाँ भी लिखवा दी थी, लेकिन अभी नहीं, ठीक नहीं रहेगा। कुछ बच्चे नए हैं जो सिर्फ चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए ऐसे याद रखो कि महागदम महावेगम, या अगर तुम कहोगे तो मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन देखते हैं। अभी के लिए ये याद रखो कि महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी। तो महावेगम से पहचानना, ऐसा कौन है, रक्तपित्त, ठीक। अब रक्तपित्त की संप्राप्ति, ठीक है। तेर हेतु भी समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते। पित्त और रक्त दोनों के समान हेतु होते हैं कुपित होने। तद योनित्वात् प्रपन्नम च वर्धते तत्प्रदुष्यते। एक योनि से उत्पन्न है और उन्हीं द्रव्यों से बढ़ते हैं और इन्हीं से दूषित होते हैं। फिर क्या लिखता है, तस्य उष्मा द्रव धातोर धातोर धातु प्रसिच्यते। निदान सेवन से उष्मा या शरीर में उष्णता बढ़ती है और धातुओं के अंदर स्थित द्रवांश को सोख लेती है। इससे क्या होगा, ब्लड का, या यूं कह दो कि बॉडी में लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और इस वृद्धि के फलस्वरूप कौन सा रोग उत्पन्न होता है, रक्तपित्त। संभवतः जहां तक समझ में आ रहा है, आपने हाइपरटेंशन का नाम सुना होगा। तो हाइपरटेंशन की मैकेनिज्म क्या होती है कि जब बॉडी में, एक मैकेनिज्म बता रहा हूं, बाकी तो कई मैकेनिज्म, जब बॉडी में फ्लूइड और सॉल्ट इनका रिटेंशन बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर राइज होता है। अब ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट होता है उसके अंदर
अगर आपने कभी सुना हो तो एक्चुअली गांव में क्या होता है कि लोग बीपी की गोली शुरू करता है डॉक्टर, घर आते हैं, कंफर्ट हो जाते हैं, और कंफर्ट होने के बाद में क्या सोचते हैं कि बुखार की तरह ही था, अब तो ठीक हो गया, अब छोड़ देता हूँ। अगर फैमिली में किसी को भी हाइपरटेंशन है और उसके मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन इनमें से कोई एक होगी, ABCD ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। A for ACE inhibitors, B for beta blockers, C for calcium channel blockers, और D for diuretics। ये हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट। तो इनमें से कोई भी मेडिसिन चल रही हो, कोई कॉम्बिनेशन चल रहा हो, अपनी मर्जी से या खुद से या बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए किसी भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की मेडिसिन बंद नहीं करनी चाहिए। रीजन ये होता है कि पेशेंट लंबे टाइम से ही ले रहा है, तो बॉडी के सारे सिस्टम इन मेडिसिन से सप्रेस है जो बीपी को बढ़ाते हैं। वो मेडिसिन बंद करेगा, उस मेडिसिन की जितनी हाफ लाइफ होगी उतने समय तक तो जो सॉल्ट है मेडिसिन का वो उसके ब्लड में रहेगा, तो इस सिस्टम को सप्रेस रखेगा इन प्रोसेस के थ्रू। और जैसे ही उस गोली का असर खत्म हुआ, उसका एक्सक्रीशन हो गया बॉडी से उस सॉल्ट का, वैसे ही क्या होगा, बीपी एकदम से बढ़ेगा। तो बीपी जब ज्यादा बढ़ेगा तो जो माइक्रो वेसल्स है उनके फटने की संभावना रहती है। और आपने सुना होगा कि गांव के अंदर ऐसा बहुत होता है कि मेल या स्पेशली फीमेल्स में मैंने बहुत ऐसे केस देखे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, टैबलेट लेती थी, कभी लेती थी कभी नहीं लेती थी, फिर 4 महीने हो गए बंद कर दी थी, और फिर एकदम से लकवा हो गया। लकवा मतलब स्ट्रोक, सेरिब्रल स्ट्रोक। ब्रेन के अंदर की माइक्रो वेसल्स का टीयर होना ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। टीयर होते ही वहां ब्लड लीक करेगा, और लीक किया ब्लड कोगुलेट होकर और ब्रेन के किसी न किसी पार्ट पे जम जाएगा। वो जो क्लोट है, जो ब्लड जमा, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया की सप्लाई को ब्लॉक कर देगा और ब्रेन का वो हिस्सा डेड हो जाएगा। 5 मिनट ज्यादा, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट 10 मिनट। वैसे अगर ब्रेन 5 मिनट ज्यादा बिना ब्लड काम नहीं कर सकता, डेड हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर उसको पार्शली सप्लाई कहीं से मिल रही है, बहुत कम, तो उस पेशेंट के अंदर उस रीजन, ब्रेन के उस हिस्से से संबंधित जो भी काम होंगे वो सारे डल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या वो प्रॉपर होने बंद हो जाएंगे। तो अपन कहते हैं पेशेंट को लकवा हो गया। अगर ऐसा ही कोरोनरी की ब्रांचेज में हो जाए, मतलब कि वहां पर टीयर हुआ, कोगुलेशन हुआ, एंजाइना हुआ और इन्फेक्शन हो गया, ये कार्डियक स्ट्रोक है। तो ऐसा देखा गया है बहुत से लोगों में कि बहुत किस्मत वाला होता है जिसके साथ ऐसा होता है कि हाइपरटेंशन का पेशेंट था, ब्लड प्रेशर सडनली राइज हुआ और नेजल ब्लीडिंग हो गई। नेजल ब्लीडिंग की वजह से प्रेशर रिलीज हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहां पर भी माइक्रो वेसल्स होती, इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग ब्लीडिंग ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट। अगर ये यहां नहीं होता लीक तो पक्का सेरेब्रल स्ट्रोक होता। तो इसका मतलब ये है कि रक्त पित्त का संबंध कहीं ना कहीं इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंड्यूस्ड ब्लीडिंग से है। तो से एक इसका जो कोरिलेशन है वो ये है। वो क्यों है उसका रीजन ऊपर है, इसकी संप्राप्ति बोल रही है कि भाई उष्णता के कारण उपरोक्त जो निदान सेवन किए अपने वो छोड़े, उपरोक्त निदान सेवन की वजह से शरीर में ऊष्मा बढ़ी, उस ऊष्मा से शरीर का जो द्रवांश है धातु में स्थित वो बढ़ा, और उस द्रव के बढ़ने से, उस द्रव की वृद्धि से ये रोग उत्पन्न हो गया। तो बेसिकली फ्लूइड रिटेंशन या इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन बॉडी, रिटेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादा फ्लूइड होता है तो बॉडी निकाल देती है, लेकिन अगर किसी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा होंगे तो फ्लूइड ज्यादा टिकेगा।
इसलिए बोलते हैं बीपी वाले को नमक कम खा, तो उसका वो फिजिकल एस्पेक्ट है। केमिकली NaCl बीपी को नहीं बढ़ाता, लेकिन जितना NaCl होगा उतना ही शरीर में पानी ज्यादा रहेगा। पानी को बाइंड करने की कैपेसिटी बिना आयंस के पानी रुक ही नहीं सकता, बॉडी में रिटेंट हो ही नहीं सकता, यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा। तो जितने ज्यादा सॉल्ट होंगे उतना ही ज्यादा क्या रहेगा बॉडी में, फ्लूइड, और जितना फ्लूइड और ज्यादा रहेगा उतना ही ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो उस अर्थों में ये संप्राप्ति है, ऐसा समझना चाहिए। नेक्स्ट, रक्त पित्त की निरुक्ति। रक्त पित्त को रक्त पित्त क्यों कहते हैं? ठीक, सुनिएगा। संयोगाद दुष्णात ततु सामान्याद गंध वर्ण्यो। क्वेश्चन लिखो। रक्त पित्त को रक्त पित्त कहते हैं क्योंकि रक्त और पित्त की एक समान होती है क्या, गंध व वर्ण, बोथ। रक्त पित्त में आयुर्वेद कहता है कि शरीर से पित्त निकलता है, लेकिन वो पित्त गंध में रक्त जैसा होता है, कलर में वर्ण जैसा, वो कलर में रक्त जैसा होता है, मतलब वर्ण में रक्त जैसा होता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि रक्त पित्त को रक्त पित्त कहते हैं क्योंकि रक्त पित्त में निकलने वाला पित्त रक्त से समानता रखता है, गंध में, वर्ण में, दोनों में। तो दोनों, गंध और वर्ण दोनों में समानता रखता है, इसलिए आयुर्वेद इसमें ऐसा मानता है कि इसमें पित्त निकलता है, ब्लड नहीं निकलता। ठीक, फिर लिखा प्लीहान च यकृत एवं तदधिष्ठाय शोतांसी रक्त मूलानि ही देहि। कहता है पित्त और रक्त, इन दोनों का आशय यकृत और प्लीहा है, और यही शरीर में रक्तवाही स्रोतों के मूल है। नेक्स्ट, अब यहां से दोषानुसार रक्त पित्त के लक्षण शुरू हो रहे हैं, ध्यान देना। पहले किससे शुरुआत हो रही है, कफ से, फिर पित्त से, और फिर आगे जाके वात से। वैसे तो दोषानुसार रक्त पित्त के भेद होते नहीं, ऊर्ध्व अधो उभय से करते, लेकिन फिर भी लक्षण दिए हैं तो एग्जाम में कुछ ना आ सकता है। कैसे, जैसे ये लाइन दे दे, सांद्र पांडु संस्नेहम पिच्छलम च। कौन सा रक्त पित्त है, वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज। तो आपको आंसर करना पड़ेगा ना। तो सांद्र है, पांडु है, स्निग्ध है, पिच्छल है, तो कफज होगा। अगला वातज, कैसे, श्याव है, अरुण है, फैन युक्त है, तनु है, रुक्ष, सामान्य है, लेकिन होते हैं बस ये पता रहे। अब इनसे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, वातज और कफज, क्योंकि सबको पता है, पता चल जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है पित्तज, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं। जैसे एक लिखा कषायाभम, फिर लिखा गोमूत्र सन्निभम। कषाय का मतलब हो गया गेरुआ कलर, और ये वैसा ही भगवा कलर जिसको अपन कहते हैं। तो कषायाभम गोमूत्र सन्निभम, गोमूत्र भी उसी तरह का अपीयरेंस, और सबसे फेमस है मेच का गार धूमम, अंजनाभम। लिखो, मेचक व लोचक, अंजन के पर्याय। मेचक का मतलब होता है धुआं, तो जो काजल बनता है वो किससे बनता है, धुएं से, और प्रयोग कहां होता है, नेत्रों में, इसलिए मेचक और लोचक अंजन के पर्याय। तो मेच का गार का मतलब है घर का धुआं, घर के धुएं का जैसा कलर होता है, कैसा, काला, इसलिए कृष्णाभ। तो मेच का गारम धूमाभम अंजनाभम च पैतिक, जरूर से याद करना। कषायाभम कृष्णम, गोमूत्र सन्निभम, मेच का गारम धूमाभम अंजना। अब एक वर्ड में बता देता हूं, सही तरीका तो ये था याद करने का। शॉर्टकट तरीका क्या है, जो तुम्हें सबसे अलग लगेगा वो पैतिक ही होगा, क्योंकि कफज वाले में पक्का पता चल रहा है कफज है, वातज वाले में लग रहा है वातज है, और तुमको लगे यार ये कृष्ण क्या है, कषाय क्या है, गोमूत्र क्या है, मेच का गार क्या है, धूम क्या है, अंजन क्या, तो वो सब पैतिक। सनिपातज में कुछ लिखा ही नहीं, इसने बोला सारे मिक्स होते हैं। रक्त पित्त की साध्यता असाध्यता सबको पता है, एक दोष साध्य, आंसर कर देना। ऐसा और कौन होता है, दो दोष याप्य, और तीन दोष असाध्य। ऐसा और कौन होता है, किसके लिए ऐसा और बोला जाता है, जल्दी बताओ।
बोलो 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 बोलो। 1 2 साध्य, 2 2 याप्य, 3 2 असाध्य, ऐसा और कौन होता है? और किसी का आंसर नहीं पता? 1 2 बच्चे बता रहे खाली। इतना किसके लिए? वात लिख दो यही बात। सेम फॉर वातरथ। फिर आगे देखो क्या लिखता है। रक्त पित्त की गतियां। अब गति कहे या मार्ग कहे रक्त पित्त के, हमेशा कितने? 2। और भेद कहे तो हमेशा कितने? 3। ये लिखा है द्विद्वारा तू अधरा गति। 2 गतियां होती हैं, एक ऊर्ध्व एक अधः। ठीक, ऊर्ध्व वाली 7 छिद्रों से और अधो वाली 2 छिद्रों से, टोटल 9 छिद्रों से रक्त पित्त का रक्त निकलता है। अब ऊर्ध्व वाले 7 छिद्र ये रहे, 2 नाक, 2 कान, 2 नेत्र, 1 मुख, अधो भाग में गुदा और मूत्र मार्ग। तो सप्त छिद्राणि शिरसि द्वे च अधः साध्यम ऊर्ध्वगम याप्यम अधोगम मार्गो तु द्व असाध्यम प्रवर्तते, और दोनों मार्गों से आ रहा है तो असाध्य। फिर एक आंतरिक गति का वर्णन है जो इन सब से अलग है। यदा तो सर्व छिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्य एवं च वर्तते ताम असंख्येय गति तस्य आहुर आंतिक। क्या कहता है? जब एक एक रोमकूप से ब्लड निकलने लग जाए तो उसमें तो फिर असंख्य हो जाती रक्तपित्त की गति, और ऐसा होने पर ये आंतिकी है, मतलब अंत करने वाली। कभी कभी कुछ ना आता है आंतिक की गति किसमें होती है? रक्तपित्त। लेकिन गति का पहला आंसर, और ये क्या होती है? असाध्य। लेकिन गति का पहला आंसर क्या करना है? रक्तपित्त में 2 गति है मार्ग। चलो नेक्स्ट, रक्तपित्त की साध्यता असाध्य अवस्था। कहता है यत च उभ्याम मार्गाभ्याम अति मात्रम प्रवर्तते तुल्य कुणप गंधेन रक्तम कृष्णम अतीवम च संश्रष्टम कफ वाताभ्याम कंठे संजति च अपि यत च अपि उपद्रवे सर्वश्च उक्ते समभिद्रुतम हारिद्र नील हरित ताम्र वर्णेर उपद्रुतम क्षीण मानस्य काश मानस्य यत च तत् न सिद्धति। ये सब असाध्य। जिस रक्तपित्त में दोनों मार्गों से निकल रहा हो रक्त असाध्य उभय है। जिसमें कुणप गंधी हो रक्त, शव के समान गंध आ रही हो, असाध्य है। जिसमें कफ और वात मिल जाए तो रक्तपित्त है तो पित्त तो होगा ही होगा, प्लस वात और कफ कर दो तो फिर त्रिदोष हो गया ना, इसलिए वो भी क्या है? असाध्य। उपद्रवों से युक्त है, असाध्य। मल्टीपल कलर्स में ब्लड निकल रहा है, असाध्य। क्षीण और कास, वीक पेशेंट है साथ में खांसी भी, ये टीबी वाला है जिसमें टीबी की वजह से क्या होने लग गया, उसमें जो बलगम निकल रहा है उसके साथ में बहुत सारा ब्लड निकल रहा है। तो क्षीणस्य काश मानस्य यत च तत् न सिद्ध। ठीक, अब आगे वाली लाइन अलग और सबसे काम की, ये सब तो असाध्य थे, इस पे ध्यान देना। क्या लिखता है? यद द्विदोष अनुगम यद वा शांतम शांतम प्रकुप्यति, जो 2 दोषों से अनुगत हो या जो बार बार शांत होके पुनः आ जाता हो। मार्गान मार्गान चरेदव, या फिर एक बार ऊर्ध्व गति हो रही है फिर ऊर्ध्व बंद होके अधो शुरू हो गई, फिर अधो बंद होके ऊर्ध्व शुरू हो गई। ऐसा रक्तपित्त याप्य होता है। जरूर याद रखना है कि असाध्य नहीं है ये क्या है? याप्य। ये असाध्य नहीं होता। तो यद द्विदोष अनुगम यद वा शांतम शांतम प्रकुप्यते मार्गान मार्गम चरेद वा याप्य। 3 ही टर्म एंड कंडीशन है। पहली 2 दोष अनुगम पहले पढ़ लिया था, याप्य होता, कोई डाउट ही नहीं है। याद रखना है तो शांतम शांतम प्रकुप्यति, कभी ठीक हो जाए कभी फिर हो जाए, याप्य। और मार्गान मार्गान उनको बोलो फोन कर देंगे।
मार्गान मार्गान चरिद्व, तो मार्गान मार्गान चरिद्व का मतलब है ऊपर वाला मार्ग से ब्लड निकल रहा था वो बंद हुआ और अधो वाला शुरू हो गया। ठीक है, तो मार्गान मार्गान व चरिद्व, ये यप है, असाध्य नहीं है। ठीक है, जरूर से याद करना है। नेक्स्ट, साध्य रक्तपित्त के लक्षण लिख दी, क्योंकि यप पे असाध्य के बता दिए ना। साध्य तुमको पता है, एक मार्ग से हो, बलवान रोगी हो, ज्यादा वेग वाला नहीं हो, नया रक्तपित्त, और फिर लिखा सुख काल। मिला, सुख काल का मतलब शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में, जो ठंडी ऋतु है उनमें उत्पन्न, क्योंकि उष्णता के अपोजिट है ना ये। रक्तपित्त में स्निग्ध और रुक्ष कम है, तो सिंपल अभी मैंने आपको निदान बता दिए थे। स्निग्ध उष्ण आए तो स्निग्ध मतलब कफ, उष्ण मतलब पित्त, मतलब ऊर्ध्व वाला, और उष्ण रुक्ष आए तो उष्ण मतलब पित्त और रुक्ष मतलब वात वाला, तो ये अधो वाले का निदान है। ये दो प्रकार के जो रक्तपित्त है उनके निदान। अब रक्तपित्त में दोष बात हो गई अपनी, ऊर्ध्व वाले में कफ संश्लिष्ट, अधो वाले में वात संश्लिष्ट। किससे? पित्त से। और द्विमार्गी में वात और कफ दोनों संश्लिष्ट, इसलिए वात कफ संश्लिष्ट वाला क्या बोल रहा था? असाध्य होता है। नेक्स्ट, बहुत फेमस लाइन है, जरूर से डायरी में लिखना। अक्षीण बल मासस रक्तपित्तम यद अश्नते तद दोष दुष्टम उत्कृष्टम न आदो स्तंभनम। ये रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र है। अगर रक्तपित्त के रोगी में बल और मांस हीन नहीं हो, खाना बिल्कुल सही खा रहा, तो ऐसे रक्तपित्त के रोगियों में जो उत्क्लेशित दोष है उनकी चिकित्सा करने के लिए या उनकी चिकित्सा के लिए स्टार्टिंग में कभी उनको रोकना नहीं चाहिए। अब तुम उससे रिलेट करो ब्लड प्रेशर वाले से, कि हाइपरटेंशन था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, और अगर नेजल ब्लीडिंग हो रही है तो नेजल पैकिंग नहीं करनी है, स्टार्टिंग में रुकना है ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए। तो न आदौ स्तंभनम, स्टार्टिंग में ही उसका स्तंभन नहीं करे, न आदौ स्तंभनम, याद रखना कि रक्तपित्त की स्टार्टिंग में। अब ये क्यों दी टर्म एंड कंडीशन? ये इसलिए दी कि पता चले पेशेंट एनीमिक है और हीमोग्लोबिन 5 है और ब्लीडिंग हो रही है, अपने को दिख रही है और अपन रोक सकते और नहीं रोक रहे तो वो हाइपोवोलेमिक होकर मर जाएगा। तो ये गारंटी है कि हाइपोवोलेमिक नहीं है पेशेंट, उसके अंदर ब्लड है, फ्लूइड है। तो यहां जो लिखा ना अक्षीण बल मासस, ये गारंटी है कि पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक नहीं है, बल और मांस दोनों है और खाना प्रॉपर खा रहा है। तद दोष दुष्टम उत्कृष्टम न आदौ स्तंभनम, ऐसे रोगी में उत्कृष्ट दोषों को स्टार्टिंग से नहीं रोकना चाहिए। और अगर रोका डॉट 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 डॉट, इसकी स्टार्टिंग सबको याद करनी है, चाहे डायरी में लिख देना। गल ग्रह पूतिनस्य मूर्छा डॉट डॉट डॉट, पूछेगा ये क्या व्यापक है। तो रक्तपित्त में स्टार्टिंग में ही अगर रक्त स्तंभक चिकित्सा कर दी जाए तो ये उपद्रव हो जाते हैं। कौन कौन से? गल ग्रह पूतिनस्य डॉट डॉट डॉट। अब थोड़ा समझना कि ऊर्ध्व वाला है तो फेरिंग्स वाले पार्ट में जहाँ नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स कॉमन है तो वहां से ब्लड निकलेगा, तो नासा वाला तो पूतिनस, गल ग्रह गले में जो रक्त जम जाएगा, और या फिर ट्रेकिल रूट में अगर लीक कर रहा है तो वो क्या करेगा? क्लोट करेगा, तो उससे गल ग्रह हो जाएगा। तो गल ग्रह पूतिनस्य मूर्छा डॉट डॉट डॉट, और रक्तज मूर्छा होती। तो जरूर से याद करना है कि गल ग्रह पूतिनस्य मूर्छा वाली लाइन क्या है? रक्त पित्त की चिकित्सा में स्टार्टिंग में ही स्तंभन चिकित्सा करने से उत्पन्न व्यापत है। ये भी वही है, रक्त स्राव की स्टार्टिंग में उपेक्षा कर देनी चाहिए, मतलब होने देना चाहिए। चलिए, अब अगर आदि में स्तंभन नहीं करना है तो फिर करना क्या है? क्या लिखता है? प्रायण ही सम उत्कृष्टम आमदो शरीराणाम वृद्धि प्रायति पित्त असका तस्माद लंगम आदित। प्राय करके ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि रक्तपित्त के रोगियों में आम दोष बढ़ा हुआ होता है, उससे पित्त और रक्त की वृद्धि होती है। इसलिए आमा अवस्था में आम के पाक के लिए रक्तपित्त में सर्वप्रथम लंघन करवाना चाहिए। तो रक्तपित्त में आम का इन्वॉल्वमेंट है तो लंघन करवाना है, लेकिन ये ऐसा कह रहा है कि ज्यादातर केस में प्राय करके ऐसा देखा गया है कि रक्तपित्त में आम का इन्वॉल्वमेंट होता है।
अगला फेमस क्वेश्चन, मार्गो दोष अनुबंधम च निदानम प्रशमनम लंघनम रक्तपित्तम आदो तर्पणम वा प्रयुज्य। कहता है कि रक्तपित्त के स्टार्टिंग में लंघन करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो दूसरा क्या बोल रहा है, या फिर तर्पण करना चाहिए। अब ये क्या पिक्चर है, ये आगे समझ में आएगी जब पेया और तर्पण की बात करेंगे। चलिए, रक्तपित्त में पिपासा नाश के लिए हिबेर आदि पानी याद करना है। हिबेर, चंदन, उसीर, मुस्त, परपटक, ठीक है। और क्यों दे रहे हैं, रक्तपित्त की पिपासा को शांत करने। अब वो लाइन तर्पण और लंघन वाली सुनना। ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम पेया पूर्वम अधोगते। ऊर्ध्व रक्तपित्त में पहले तर्पण देना चाहिए। ऊर्ध्व रक्तपित्त में दोष क्या है, पित्त कफ। अधो वाला, इसके अंदर तर्पण दे रहे हैं, और अधो वाले में क्या है, पित्तवात, इसमें पेया दे रहे हैं। अब ये थोड़ा सा वात के हिसाब सोचे तो उल्टा है कि तर्पण तो वात वाले में देना चाहिए था, लेकिन पिक्चर क्या है कि पित्त कफ पहले से दूषित है, प्रकोपित है, और ब्लीडिंग ज्यादा होगी और धातु सहजन्य वात का प्रकोप हो गया, तो यहां फिर दोषों की स्थिति ये हो जाएगी, तो ये असाध्य हो जाएगा। तो इसको असाध्य नहीं होने देना है, वात को नहीं बढ़ने देना है किसी भी हाल में, इसलिए पित्त कफज वाले में पहले तर्पण दे रहे हैं, और वात पैतिक जो अधो वाला है उसमें पेया दे रहे हैं। अब पेया का मतलब इसमें क्या क्या है, इसमें अन्न होगा और द्रव होगा। जो लॉस हुआ है ग्लूकोज का और फ्लूइड का वो कवर हो गया, कौन से में, अधो वाले में, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअली में आप समझो अधो वाले के अंदर हो क्या रहा था, ये अधो है ना, तो इसमें क्या हो रहा था, रक्त निकल रहा था किस स्वरूप में, विरेचन स्वरूप में। तो रक्त अगर विरेचन स्वरूप में निकल रहा था तो बेसिकली विरेचन जैसा ही तो मामला हो गया। तो विरेचन जैसे मामले में फिर संसर्जन के हिसाब से दे रहे हैं अपन, तो संसर्जनार्थ पेया दे दी अधो में। लेकिन यहां संसर्जनार्थ अगर संसर्जन के हिसाब से सोच के दे रहा है, क्योंकि वमन में भी तो डाइजेस्टिव जूस एंजाइम ब्लड के साथ निकले और विरेचन में भी निकले, लेकिन ऊर्ध्व वाले में तर्पण देना है और अधो वाले में पेया देनी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और जरूर से याद करना है सबको, और पक्का आएगा कुछ। ऊपर वाले में तर्पण, अधो वाले में पेया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, खजूर आदि तर्पण याद करना है। फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं, आयु फ्लूइड डीएनएस दे रहे हैं, समझो खजूर, द्राक्षा, ये परुसक, ये सब क्या है, चीनी मिला के शरबत बना के दे रहे हैं इनका। आईवी फ्लूइड के अंदर लिक्विड प्लस शुगर ऐड कर दिया तो वो भी ऐसा ही असर करेगा जैसा खजूर आदि तर्पण कर रहा है, ठीक। लाज तर्पण, लाज भी चावल का ही बनता है, घृत, शूद्र, लाज है इनको, ये सब कौन से में काम आ रहे हैं, ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण जितने भी है। नेक्स्ट, रक्तपित्त में अम्ल रस का निर्देश, ध्यान से सुनिएगा। रक्तपित्त में ब्लीडिंग होती है, दोष और धातुओं का क्षय होता है, शरीर से बाहर निकलते हैं, और अगर पेशेंट आपके पास आता है जब तक ज्यादा मात्रा में निकल गए तो ऐसी स्थिति में धातु सहजन्य वात का प्रकोप होगा। और दूसरा, वात की वृद्धि से अग्निवेशम्य की स्थिति उत्पन्न होगी, और अगर आम का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है अग्निमांद्य हो। तो कुल मिला के पेशेंट के खाने की इच्छा नहीं है और वात को पित्त, तो रुचि कारक होगा, अग्निमांद्य को ठीक करने वाला होगा, और वात का शामक होगा कौन, अम्ल रस। इसलिए लिखा मंदेर अग्नेर अम्ल सात्म्य, और इसमें भी दाढ़ी मामला ही दे रहा है, जो अम्ल होते हुए भी पित्त प्रकोपक नहीं है, नहीं तो अम्ल देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये अम्ल रस होते हुए भी क्या है, पित्त का प्रकोप नहीं करते। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा लिखा है रक्तपित्त के रोगियों में शाक देना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझो, ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड अगर लीक करेगा तो रुकेगा, और ब्लड जब रुकता है तो कोगुलेट होता है, तो ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में पूरे चांस हैं कि कॉन्स्टिपेशन होगा। तो कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे शाकाहारतम साग सातम नाम तत्शस्तम रक्तपित्त नाम।
रक्तपित्त के रोगियों में शाक का प्रयोग करना चाहिए। और ऊपर सब पत्तेदार सब्जियां पड़ी, देखो पल्लव लिखा हुआ है, पटूल, निम्ब, वेताग्र, प्लक्ष, वेतस इनके पत्ते, ठीक है। किरातिक इनका शाक, और ये शीतल है, पित्त शामक है, लेकिन है पत्ते की फॉर्म में, ठीक है। आगे देखो, रक्त पित्त में मांस का प्रयोग, पारावत, कपोत, लावा इनके मांस का प्रयोग निर्देशित है। बाकी खरगोश, हिरण वगैरह का मांस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, कफ अनुगे यश शाकम, वात अनुगे रसम, पित्त प्लस कफ ये कॉम्बो हो, मतलब ये ऊर्ध्व वाला है। तो ऊर्ध्व वाले में क्या देना है, युष प्लस शाक। दूसरा वात अनुगम, पित्त प्लस वात, दैट मीन्स ये अधो वाला है। अधो वाले में क्या देना है, मांस रस। ये अब क्या है, वात के हिसाब से तो ये लाइन आती है कि किस रोग की चिकित्सा है, तो ये रक्तपित्त की चिकित्सा है। कफानुगे युष शाकम दद्यात् वात अनुगे रसम, डायरी में लिखना जरूर से। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे, एक लाइन लिखी हुई, शस से वास्तुकम सस्तो विबंधम रक्त पित्तिना। अभी समझाया था तुमको, बथुए का साथ देना है, किसके साथ में, खरगोश के मांस के साथ। कब, जब रक्त पित्त में विबंध हो जाए। तो शाक जो है वो पिंडित रक्त को ऐसा समझो पिंडित होने ही नहीं देगा, क्योंकि फाइबर है ना उसमें। तो शस से वास्तुकम सस्तो विबंध, ये बहुत सालों से पढ़ा रहा था, 3 साल पहले ही आ गया था ये पीजीटी में, 2018-19 में ये लाइन यूं ही आई थी, शस्य वास्तुकम सस्तो, किस रोग की चिकित्सा में बोला रक्त पित्त में विबंध होने पर ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट, आगे क्या लिखता है देखो, विरेचनेन ऊर्ध्व भागम अधोगे वमनेन च, ये लाइन भी आ सकती है। ये बेसिकली क्या है, प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा। उल्टा है, ऊर्ध्व वाले में विरेचन करवा रहे हैं, अधो वाले में वमन करवा रहे हैं। तो आ सकती है लाइन, आए पता चल जाएगा ना, प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा। अब विरेचन के द्रव्य, आप ध्यान से देखना, यहाँ उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य नहीं होंगे, सुख विरेचक, मृदु विरेचक होंगे, जैसे त्रिवर्त, अभ्या, आरगवत इनका प्रयोग हो रहा है, ठीक है, इनका विरेचन में प्रयोग हो रहा है। साथ में मधु और शर्करा मिला रहे हैं, मधु संधान करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकेगा, शर्करा ठंडी। तो त्रिवर्त, अभ्या, आरगवत, फल रस, त्रायमाण, गवाक्षी है ना, आंवला, ये सब डाल रहे हैं, पित्त समनार्थ है ना। किसके साथ में, विरेचन करवाने के लिए जो द्रव्य प्रयुक्त होते हैं वो उष्ण तीक्ष्ण होते हैं। इनके साथ में आंवला मिला दिया, ठंडा है, त्रायमाण ठंडा है, चीनी ठंडा है, शहद संधान करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो दोनों तरह से ध्यान रखना। वमनार द्रव्यों में भी सेम पिक्चर ही है, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों के साथ में क्या लिखा हुआ है, जैसे वमन मदन मिश्रो सहशोद्र शर्करा, ठीक। फिर सलीलम इक्षु नाम रसम, गन्ने का रस मिला दिया साथ, ठीक है। वत्सक फल, ये मुलेठी, मदन फल, इनका प्रयोग इसमें हो रहा है। नेक्स्ट, एक फेमस लाइन है, डायरी में लिखना, शोषण से अनुबंधेन व तस्य संसमनी क्रिया। अब ये सारी जो ऊपर बातें हुई, ये था कि रोगी बलवान है तो प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा होगी, तो जिसमें अभी ऊपर से ब्लीडिंग हो रही थी उसमें आप विरेचन करवाओगे, तो जिसमें नीचे से ब्लीडिंग हो रही थी उसमें आप वमन करवाओगे। लेकिन अगर पेशेंट पहले से ही टीबी का है, उस शरीर में कुछ है ही नहीं, तो कौन सी चिकित्सा करोगे, संशमनी। ये बहुत बहुत फेमस लाइन है। ऐसी एक लाइन में प्रमेय में भी आपको बताऊंगा, इससे मिलती जुलती है।
तो शोष का अनुबंध होने पर इस रोग में संशमनी चिकित्साएं करते हैं। कौन सा रोग? रक्तपित्त। ऑप्शन आएंगे, शतक्षीण, सहजकाश, शतजकाश, राजयक्ष्मा, ऐसे। रक्तपित्त आंसर है इसका। शोषण से अनुबंधेन व तस्य संशमनी क्रिया। पहले से ही सूखा हुआ है, मरा हुआ है और ब्लीडिंग और हो गई ऊर्ध्व अधो मार्ग से, और तुमने अगर अब उसमें पंचकर्म करवाना शुरू कर दिया, निपट जाएगी फाइल उसकी। इसलिए शोषण सा अनुबंधेन व तस्य संशमनी क्रिया। नेक्स्ट, रक्तपित्त में अट्रुसक आदि को आता। अट्रुसक वासा को कहते हैं, और लिख दो वाग्भट बराबर वासा बराबर रक्तपित्त नाशक अग्र। वाग्भट ने वासा को रक्तपित्त नाशक अग्र माना है। क्यों? क्योंकि वासा का वीर्य कैसा? शीत। वासा शीत वीर्य। किसके साथ मिला के देना? मधु के साथ, कि वही संधान वाली कहानी। और अगर दो पूछे तो चीनी कर देना, बाकी इसमें लिखा है क्वाथ में चीनी मिला देनी चाहिए और फिर उसको मधु के साथ दे देना चाहिए। नेक्स्ट, पद्मक आदि क्वाथ, ठंडा है पद्मक, कमल को बोलते हैं, ये भी वही काम करेगा। यहाँ देखो सब कमल के योग पड़े हैं, शहद, कमल, चीनी, ठीक है। मधु सर्पिभ्याम देहा गो अश्व शक्र दर्शन, ऐसा लिखा। नेक्स्ट, आगे देखो, आगे देखो क्या लिखता है। किरातिक्तादि चूर्ण। अब बहुत ध्यान से सुनना, किरातिक्तादि क्वाथ आपने दो जगह पढ़ लिया, तृतीयक में और पुनरावर्तक। किरातिक्तादि चूर्ण इसमें है रक्तपित्त में। ऐसे याद करना कि जहां सब बहरा था वहां चूर्ण डाला किरातिक। चूर्ण सुखाने का काम करेगा ना, ऐसे याद करना, ठीक है। किसके साथ लेना है इसको? तंडुली आदि के साथ। नेक्स्ट, रक्तपित्त में मणियों का भी प्रयोग हुआ है। वेदुर्य मुक्ता मणि। मणि ज्यादातर शीतल होते हैं, इसलिए मणियों का प्रयोग रक्तपित्त में करवाना चाहिए। कैसे करवाना है? कि इन द्रव्यों को रात को पानी भिगो के रख देना है, सुबह उस पानी को छान के पी लेना है, या उस पानी के अंदर शरबत मिला के पी लेना है। मधु, उदस्य, इक्षु रस, गन्ने का रस मिला। बेसिकली ये याद रखना कि वेदुर्य मुक्ता मणि का प्रयोग इसमें रक्तपित्त चिकित्सा में हुआ है। चलिए, एक चीज तुमको मैंने समझा रखी, वैसे ही बता रहा हूं। छाग पय शात परम प्रयोग। जहां ब्लीडिंग होगी वहां बकरी आएगी, इस बात को समझो। आगे ये चीज काम आएगी, इस अर्थ में बता रहा हूं, बाकी ये तो कोई नहीं पूछेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, बहुत ध्यान से सुनिए। मूत्र मार्गत और गुद मार्गत। मूत्र मार्गत रक्त में मतलब अगर हिमेचूरिया हो रहा है रक्तपित्त रोग के अंदर, तो उसकी चिकित्सा क्या है? तो उसकी यहाँ पे दो चिकित्साएं बताइए, और बहुत दोनों ध्यान सुनिएगा। शतावरी और गोक्षुर, इनका शीर पाक बना के देना। तो गोक्षुर आप जानते हैं डायलिसिस करवाता। अब क्वेश्चन आएगा, शतावरी और गोक्षुर का काढ़ा बना के या फिर उस काढ़े का शीर पाक बना के प्रयोग करते हैं कौन से मार्गत रक्तपित्त? मूत्र मार्ग। क्योंकि गोक्षुर क्या करवाएगा? डायलिसिस, जो क्लोट्स होंगे उनको बाहर निकालेगा। दूसरा इसमें और क्या लिखा? वापी पर्णिनी भी। अब पर्णिनी से तात्पर्य यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग बनाते हैं। जैसे इसने हिंदी में लिख दिया सरिवन पिठीवन, तो शाल पर्णी प्रश्न पर्णी होगी, तो शाल पर्णी और प्रश्न पर्णी का काढ़ा है वो भी इसमें काम कर। लेकिन शतावरी गोक्षुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूत्र मार्गत रक्तपित्त की चिकित्सा है। और स्पेशली उसमें भी मूत्र मार्गत रक्तपित्त में भी वेदनाएं ज्यादा है तब देना चाहिए। नेक्स्ट, गुद मार्गत, इसमें भी दो हैं, और दोनों ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या लिखता है? पयो मतम मोच रसन सिद्धम। अगर फीकल ब्लड है रक्तपित्त रोग में, या स्टूल के साथ में ब्लड निकल रहा है, या स्टूल या एनल रूट के थ्रू ब्लीडिंग हो रही, तो पयो मतम मोच रसम सिद्धम,
दूध में मोच रस मिला के देना चाहिए, पहला। दूसरा, वट वरा वट शंगु केर हिबेर नील उत्पन्न नागरेर। ये वट वरा वट शंगु याद रखना। दूसरा ये है, इसमें हिबेर नील उत्पल और नागल, सॉरी वट वरा वट शंगुर है, दूसरा ये और तीसरा ये तो फिर भी बहुत कम पूछा, क्योंकि हिबेर उत्पल नागर तो बहुत जगह प्रयुक्त हुए। लेकिन पयो मतम मोज रसम सिद्धम या फिर वट वरा वट शंगुर व, इससे सिद्ध जो शीर है उसका प्रयोग कौन से रक्त में करवाते हैं? तो विट पथ या मल मार्ग या पुरीश मार्ग से संबंधित या गुद मार्ग से संबंधित रक्तपित्त में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वासाकृत, बस याद रखना वासाकृत रोगाधिकार। जब भी चिकित्सा में पढ़ो, जब जहां इति लिखा हुआ मिल जाए मतलब उसका वो रोगाधिकार है। आगे देखो क्या लिखता है इसमें, ध्यान से सुनना। वासा इसका एक कंटेंट है और वासा का इसमें शाखा और उसकी पत्तियां और उसके मूल और फूल ये प्रयोग हो रहा है। इनका काढ़ा बना लिया, ठीक है। किसके साथ प्रयोग करना है? शोध के साथ। अनुपान इसका मधु है। अभी याद रखना, गुण पढ़ाऊंगा तो वापस पूछूंगा ये चीज, ठीक है। रक्त पित्त नाशक और योग छोड़ देना, इनको रक्त पित्त में छोड़ देना। देखो क्या लिखता है, आया हुआ क्वेश्चन। कफ अनुबंधे रुधिरे से पित्ते कंठागते शादम ग्रथिते। अभी साफ लग रहा है ये पित्त, ये कफ और कंठ के अंदर ब्लड है, मतलब ऊर्ध्व रक्तपित्त था, ब्लीडिंग हुई और ब्लड लीक करके ट्रेकिल रूट में चला गया, या अगर इसोफेगस वाले रूट में तो भी कुल मिला गले में खून जम गया, मतलब उसका क्लोट बन गया। तो जो ब्लड निकल रहा था वो तो ठीक है, अब जब निकलना बंद हो गया तो वोकल कॉर्ड वाला एरिया है, ट्रेकिल रूट वाला या इसोफेगल एरिया, वहां पे क्लोट्स पड़े और एक ग्रथित अवस्था में। अब इनकी चिकित्सा के लिए क्या करें? लिखता है मधु और सर्पी मिलाकर उत्पल नाल के क्षार का प्रयोग करें। क्षार, बहुत ध्यान से सुनना, क्षार में कटु रस होता है और कटु रस में तुमको मैंने पढ़ाया था चरक सूत्र 26 में, शोणित संघात भिन्नति। ब्लड क्लोट्स को तोड़ता है कटु रस, तो शोणित संघात भिन्नति है कौन? कटु रस, और क्षार में कटु रस होता है, इसलिए उत्पल नाल का क्षार दे रहे। लेकिन क्षार तो उष्ण तीक्ष्ण है, तो ये तो ब्लीडिंग बढ़ा भी सकता है दूसरी जगह की, यहाँ पे तो चलो ठीक है कि क्लोट को तोड़ेगा, इसलिए उत्पल का कमल नाल का दे रहे। कमल नाल शीतल होती, तो मृदु क्षार हुआ ही। क्वेश्चन आ जाए कि रक्त पित्त में कफ अनुबंध रक्त अगर गले में ग्रथित अवस्था में या कंठ में ग्रथित अवस्था में पड़ा है तो चिकित्सार्थ उपयोगी है उत्पल नाल क्षार। और किसके साथ प्रयोग करना है? मधु सर्पी के साथ। तो उसको और ज्यादा माइल्ड करने के लिए घी मिला रहा है और ब्लीडिंग को रोकने के लिए साथ में शहद मिला रहा है। नेक्स्ट, शतावरी आदि घृत, इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा, ये रक्तपित्त की चिकित्सा में देते हैं। बाकी दूसरे वाले जो बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ा है जल्दी से बता देंगे। बृहद शतावरी घृत किसमें देते हैं? ये बता दो, लिख दो, मैं देख लूंगा, क्योंकि 5-10 सेकंड लेट चलती है ना स्ट्रीम यूट्यूब की। चलिए, नासागत रक्तपित्त में करते, मूत्रगत हो गया, गुदमार्गत हो गया, अब नासागत वाला। औपीड़क नस्य का प्रयोग करना है, जी ध्यान दें, औपीड़क नस्य का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहां भी पिक्चर वही है कि भाई स्टार्टिंग में इसको बंद नहीं करना है, जब सारे दूषित दोष निकल जाए तब इसको प्रयोग करना है। अब अगर ऐसा किया कि स्टार्टिंग में ही औपीड़िक नस्य दे दिया और स्तंभन कर दिया तो क्या हो जाएगा? दुष्ट प्रतिशाय शिरो विकारा ... फिर रक्त से पुयम कुणव गंदी घ्राण नाशम कृमि दुष्ट। इसकी भी स्टार्टिंग याद रखना कि नासागत रक्तपित्त को स्टार्टिंग में रोकने से क्या होता है? तो नाक की रोग है, सिर की रोग है, दुष्ट प्रतिशाय शिरो विकार, है ना। नासागत रक्तपित्त में स्तंभन योग क्या क्या हो सकते हैं? या तो काफी सारे दिए हुए,
लेकिन एक जो है जो याद रखने लायक है वो ये द्राक्षारस, इक्षुरस, नारी शीर, दूर्वास्वरस, प्लांडु मूल स्वरस, है ना, दाड़िम पुष्प, तो दाड़िम मतलब अनार के फूल का जो जल है उनको नस्य स्वरूप दिया जा सकता है। ये याद रखने लायक, ठीक है। वो बताया तुमने वृहद शतावरी, यस, किसमें, पित्त जीवनी। जिन लोगों को लगता नहीं ये लोग कैसे बता रहे, इन्होंने पहले पढ़ रखा बच्चे, अगर तेरे को नहीं आ रहा तो अब आगे से ध्यान रखना। पित्त योनि व्यापक में, बाकी योनि व्यापक पढ़ेंगे तब ये पूछूंगा कि शतावरी ग्रंथ किसमें था, तो वहां पर पता होना चाहिए कि हाँ था उसमें, ठीक है। चलो, जिसमें ब्लीडिंग हो रही है उस आदमी को ठंडी जगह बिठाओ, एसी में बिठाओ, ऐसा बोल रहा है। धारा ग्रह, भूमि ग्रह, सुशीतम वनम, जल वात शीतम, वेदुर्य मुक्ता मणि भाजनम स्पर्शम, दाहे शिशिर अम्बुता, ठंडे पानी के छींटे दो उसको। रक्तपित्त में केले के पत्तों पे सुला दो, गीले होते हैं केले के पत्ते, पूरा शरीर ठंडा रहेगा, है ना। पद्म मतलब कमल के जो पत्ते होते हैं उन पे सुला दो, कुल मिला के शीतल करना उसको। नेक्स्ट, और भी द्रव्यों का प्रयोग है, जैसे ये प्रियंगु, चंदन, है ना, ये सब क्या है, शीतल द्रव्य है। पद्म, उत्पल, इनका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, एकदम चिल माहौल है, मनाली ले जाओ उसको और बर्फ के बीच में बिठा दो और वो अच्छी अच्छी बातें करो कि वाह क्या पहाड़ है, क्या बर्फ, सब कुछ कितना अच्छा है, हिमालय कितना सुंदर है, ऐसी बातें करो। मौसम ठंडा होना चाहिए और बातें ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से रक्त पित्त चिकित्सा नामक चतुर्थ अध्याय चिकित्सा का अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। कल शुरू करेंगे अपन गुल्म चिकित्सा, आप लोग जरूर जरूर जो है पढ़ के आना। और कौन कौन है अपने नाम लिखना, जब नाम वैसे आ रहे होंगे ना कमेंट्स में, क्योंकि इसमें ये पता नहीं चलता ना। अब तुम लोग बोल रहे थे ना कि सर रोज इसी में ले लो, इसमें 15 सेकंड का लैग है यूट्यूब पे, और दूसरा क्या है कि इतना कन्वीनियंट नहीं है ये, तुम क्या मैं क्या पूछ रहा हूं तुम उसका कब आंसर दे रहे हो, ऐसी बात हो जाती, ठीक है। इससे आगे कल पढ़ेंगे बाबू, पढ़ के आना जरूर से जरूर। अरे ये लिख रही है, ये तो वंदना लिख रही है फॉलोअर्स का, ये नहीं करेंगे, नालायक है, ये नहीं करेंगे। अरे ये अपनी कोचिंग की बच्ची, आयुर्वेद की दुनिया, है ना, इसका बहुत अच्छा पेज है, इसको उसको वो करना, सब्सक्राइब करना चैनल को सब जरूर से, है ना, बहुत मेहनत करती है। ये वाला तुमने कर ही रखा होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और कुछ वैसा नहीं है, एक वो होता है ना कि अपन कोई मतलब ये इसका जो मोटिव है वो भी वैसा ही है कि जो ये